आ जाओ धुरंधर का डिटेल देखते हैं। ये रहा। अच्छा वॉइस ही नहीं चला है मैंने। जो पार्ट 2 के लिए वॉइस बहुत ना चला इंपॉर्टेंट के ही मैं बोल रहा हूँ। मोहम्मद आलम का जो कैरेक्टर है वो पूरी फिल्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कैसे है। हनुमान काइंड के वर्स में जब लाइन आती है हेवी इज द हेड इट्स अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स, ये लाइन क्यों हमजा की पूरी लाइफ को डिफाइन करती है। वेलकम टू सोशल। धुरंधर की डिटेल्स निकालना अपने आप में एक फन एक्टिविटी बन गई है। अच्छा धुरंधर से ज्यादा कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है जो क्लोजली फैंस ने इतनी नोटिस की होगी, इसलिए सब हैरान हो रहे हैं कि इसमें इतनी सारी हिडन डिटेल्स हैं। सो रिंडल तो मैंने बहुत है, 50 मैंने भी डिटेल्स नोटिस किया कलेक्ट था की हैं कुछ। जो मैं आपके साथ शेयर 50। करूंगा कि मैं कुछ भी ओवर एग्जैजरेट नहीं करूंगा। भाई अगर तुम लोग 50 डिटेल ढूंढने जा रहे हो तो भाई दो तीन बार तो एटलीस्ट देखना पड़ता है भाई। मतलब कितना कितने बार देखा होगा बंदे ने। मतलब सोचो भाई। कि मेहनत देखो तो है भाई, धुरंधर के मेहनत तो है। टाइटल नेम में ही रन का मतलब है रणवीर, धर का मतलब है आदित्य धर, दिस इज सिनेमा। मैं ऐसी डिटेल्स नहीं करूंगा, ये मैं तो फिल्म ही देखता हूँ। जीत है सो आई एम भाई। जस्ट गोइंग टू सिंपली एक्सप्लेन यू ऑल द सिनेमैटिक डिटेल्स शोन इन द मूवी और बीच में थोड़ा सा फन भी कर लेंगे। ओके चलो। सो मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं इस वीडियो पे, 3 हफ्ते से ये वीडियो बन रही है और वीडियो देखते हुए कुछ ऐसी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी जिनके बारे में आपको पहली बार पता चलेगा। सो धुरंधर फैंस एंड मूवी लवर्स, दिस इज गोइंग टू बी अ रियली इंटरेस्टिंग वीडियो, सो इसको एंड तक जरूर देखना। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं द बटरफ्लाई इफेक्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन से, अच्छा लास्ट बिकॉज से। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चलो। काफी डीप है। यप देखो यप यप। बेसिकली द बटरफ्लाई इफेक्ट इज अ केओस क्योस थ्योरी थ्योरी जहाँ पे एक कॉन्सेप्ट। छोटे से चेंज की वजह से एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। अच्छा सो ठीक इस है। चैप्टर में हमें 2 बड़ी मोमेंट्स देखने को मिलती हैं। पहला आता है वो 26/11 का अटैक, यप 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 जहाँ पे यप। हमजा का कैरेक्टर रियलाइज करता है कि इन्हीं हाथों से उसने कसाब को गंज दी थी और हाँ। वही कसाब जाके लोगों को वहां पे मार रहा था। यप। और इससे पता चलता है कि हमजा के लिए तो एक बहुत ही छोटी सी अंडरकवर मोमेंट थी ये, बट उसका इम्पैक्ट बहुत जाके ही बड़ा इंडिया था। किस तरह से हुआ ये बटरफ्लाई इफेक्ट के थ्योरी में आता है। हाँ। एक छोटी मोमेंट और एक बड़ा केओस। अब इस चैप्टर में जो दूसरी बटरफ्लाई इफेक्ट मोमेंट है वो है तब जब हमजा वो पाइपलाइन इनॉग्रेशन वाले डेट पे गन्स की डिलीवरी रख देता है। इसी छोटे से चेंज की वजह से वो रहमान डकैत का आखिरी दिन बनने वाला है यप। और रणवीर की ओवरऑल मिशन के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस। इसलिए इस पूरे चैप्टर में इन 2 बड़ी मोमेंट्स को दिखाया जाता है। इसलिए मेरे ओपिनियन में तो बटरफ्लाई इफेक्ट थ्योरी को यहाँ पे बहुत अच्छे से अडेप्ट किया गया है। हाँ हाँ। अब सिंस हम डेट चेंज वाले सीन की बात कर ही रहे हैं तो मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है सीन को लेके। तो जब हमजा ये डेट चेंज करता है तो सभी लोग टेबल पे बैठे होते हैं और नशे में होते हैं। जब डायरी नीचे गिरती है तो मेजर इकबाल को दिखाया जाता है और वो जो डेट्स को लेके कॉन्वर्सेशन चल रहा है उसको भी मेजर इकबाल नोटिस कर रहा होता है। और बाद में जब वो दिन आता है तो पता चलता है कि रहमान डकैत उसी दिन मर गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेजर इकबाल को ऑलरेडी कहीं ना कहीं हिंट हो चुका है कि हमजा कहीं मिला हुआ है। आई हैव अ फीलिंग कि पार्ट 2 में मेजर इकबाल प्रूव करेगा कि उसने उस दिन ये चीज नोटिस कर ली थी। हाँ हो जब सकता है। 26/11 का अटैक हमजा सबके साथ देख रहा होता है तो उसे फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं। हाँ तो हाँ उसमें उसके हमें मम्मी दिखाया पापा जाता है का। एक इंसान जिसको पेड़ पे लटका के मार यप। दिया गया है। ये मोस्ट प्रोबेबली जसकीरत के फादर हैं और इस मोमेंट पे जब वो उनको याद कर रहा है तो उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने फादर की उसने जान ले ली हो। अब उसके बाद यार उसके क्यों? हाथों के फ्लैशबैक में भी शॉट्स दिखाए जाते हैं और बट उसने क्यों मारा होगा? हाँ खून खून भी था। रियलिटी में भी उन्हीं हाथों से उसने कसाब को गंज दी थी। तो ओ यहाँ पे भी एक बहुत ही ओ। अच्छा कनेक्शन एस्टैब्लिश किया गया है कि उसके फादर का खून उसके हाथों पे दिखाया जा रहा है। मतलब हमजा ने उनको गन दिया था एंड उस गन से आई थिंक इसके पास नहीं यार। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि इसके पापा तो पहले ही मर चुके थे, मम्मी पापा पहले ही मर चुके थे हमजा का। फिर विच ऑल्सो सिंबलाइजेस कि शायद जसकीरत पे उनकी मौत का इल्जाम लगा था और ये स्टोरी पार्ट 2 में दिखाई जाएगी। ये तो था वो फ्लैशबैक जो फिल्म के बीच में आता है, बट फिल्म के स्टार्टिंग में भी जब हमजा पाकिस्तान आता है तब भी उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ यप उसके यप। फादर को कुछ लोग बहुत ही बुरी तरह से ड्रैग करके लेके हाँ जा रहे हाँ होते हाँ हैं। हाँ। और अगर आप इसको क्लोजली नोटिस करो तो पीछे फांसी का फंदा नजर आ रहा है। हाँ। तो ये सीन जब पार्ट 2 में आएगा तो बहुत ही सैड सीन होने वाला है और आई थिंक बहुत सारी ऑडियंस इस सीन को देख के शॉक हो जाएगी। यप 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 यप। पार्ट 2 में तो बहुत ही मतलब वायलेंस भी बहुत, पहले चैप्टर में भी बहुत था पहले तो, सेकंड चैप्टर में भी और ज़्यादा होगा एंड इस स्टोरी को भी और डिटेल में समझ पाएंगे हम लोग भाई। बहुत एक्साइटेड है हम इस चीज़ के लिए। अब हमने जसकीरत के फादर के अरे
नीचे जा, हाँ ये तो कई डिटेल्स यहाँ पे देख लिए हैं, बट जसकीरत की मदर को भी दिखाया जा रहा है कि उन्हें भी इसी तरह से ड्रैग करके लेके जा रहे हैं कुछ लोग। और हाँ। बाद में जब 26/11 के सीन के बीच उसे दोबारा फ्लैशबैक आता है तो वहाँ पे भी वो अपनी मदर का फेस देखता है Yep. जहाँ वो रो रहे होते हैं, और कुछ ना कुछ भी उसकी मदर के साथ तो बुरा हुआ होगा जो आदित्य धर ने पार्ट 2 के लिए बचा के रखा है। जब भी ये सीन आएगा तो आई थिंक ऑडियंस इस सीन को देख के बहुत ही सैड होने वाली है। Yep, और आई yep, थिंक yep. कुछ ट्रिगरिंग सा भी इस सीन में दिखाया होगा। अब जो नेक्स्ट डिटेल पहले का भी है दिखाया ये सोशल जाएगा। मीडिया पे वायरल है कि भाई क्या डिटेल बनाई है। सो यहाँ पे हमजा और उजैर के गन पकड़ने का तरीका देखो। अब ये चीज आदित्य धर ने खुद स्टोरी में ओए। एक्सप्लेन की थी कि हमजा एक ट्रेंड स्पाई है तो गन के ट्रिगर पे उसका हाथ नहीं रहता है। अच्छा, 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 ओनली पुशेस द ट्रिगर व्हेन इट्स नेसेसरी। अब उसी के साथ उजैर खड़ा है जो एक गुंडा है, उसका हाथ ट्रिगर पे ही रहता है बिकॉज ही डजंट केयर अबाउट पुशिंग द ट्रिगर। अच्छा, वो हाँ, दो वो बार समझा, सोचता भी समझा, नहीं समझा। है। और इस डिटेल को सुन के सब लोग हैरान हो गए थे, सब लोग कह रहे थे वाओ आदित्य धर जी दिस इज सिनेमा। ये और सिंस बहुत आदित्य ही धर ने बढ़िया इस चीज को detailing अप्रूव किया भी है। किया था कि हाँ जी मैं यही चीज करने की कोशिश कर रहा था, उई। यही पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना। रुको रुको रुको, पहले मॉनिटर मॉनिटर गिरी है। सॉरी मॉनिटर ही गिर गया। चाह रहा था तो लोग थोड़ा और भी हाइप्ड हो गए। देन कट टू नेक्स्ट शॉट, उजैर की फिंगर भी उसी पोजीशन में आ जाती है जैसे ओह। हमजा की है। अरे हाँ रे, तो क्या मतलब उजैर भी स्पाई है? ए भाई वाह। रहमान डकैत और उजैर जब पहली बार हमजा को हॉस्पिटल में मिलते हैं तो हाँ। वो उससे वहां पे पूछता है कि तू कहाँ से आया है। तो हमजा बताता है कि वो कैटा से आया है, पर उसके बोलने का एक्सेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है। कहाँ से? खरूटाबाद कहता। ऐसा इसलिए क्योंकि कत्ता। हमजा दिखाना चाहता है कि वो ओरिजिनली उधर से ही है, और इसलिए वो अपनी अच्छा। ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए वो वहाँ के एक्सेंट में बोलता है, जिससे किसी और को कोई और बात पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगर आप पंजाब से हो तो पंजाब को थोड़ी ठेठ पंजाबी में बोल दो कि मैं पंजाब से भी। आएगा जी, तो लोग अच्छा, मान ही अच्छा, जाएंगे कि आप ऐसा पंजाब देखते से ही हो। जब हमजा लियारी में आता है तो उसको गुंडे घेर लेते ये सीन तो क्या था, मुझे भी समझ नहीं आया ये क्या था सीन ये। हैं, जिसके बाद उसे वो मारने लग जाते हैं। एक टाइम पे उसका डिफेंस मैकेनिज्म बाहर आ जाता है और वो सबको हाँ। बहुत बुरी तरह मारने वाला होता है। हाँ। बट वो उसी वक्त रियलाइज करता है उसके जो देख रहा कॉम्बैट है। स्किल्स हैं जो उसने एज अ स्पाई सीखे हैं उनको यहाँ पे नहीं दिखा देना चाहिए, Yep. वरना काफी चीजें एक्सपोज हो सकती हैं। इसलिए वो अपने आप को वहां पर रोकता है और जानबूझ के हर्ट होने देता है। अब इसी सीन से एक और डिटेल है जो बहुत लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। Okay. वो है मोहम्मद आलम के बारे में। जब वो हमजा को मार खाते हुए देख रहा होता है तो वहां पे वो बचाने भी जा सकता था, एटलीस्ट दिखा सकता था कि यार तुम इस बेचारे को इतना क्यों मार रहे हो, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसका जो कैरेक्टर है वो बिलीव करता है नजर और सब्र। उस पॉइंट पे भी वो वही अच्छा। चीज फॉलो करता है, क्योंकि अगर वो एक्स्ट्रा केयर दिखाने लग जाए तो उस पे भी शक आ सकता है। इसलिए जब वो गैंग उसे मार चुकी होती है और फिर नया दिन आ चुका होता है तब वो जाके हमजा के पास जाता है कि किसी को थोड़ा सा भी आइडिया ना हो कि इसका कोई यहाँ पे कनेक्शन हो सकता है। स्टार्टिंग क्रेडिट्स में जब हमजा लियारी में एंटर करने वाला होता है तो वो लियारी के बोर्ड को देख रहा होता है और वहां पे ही एग्जीक्यूटिव Welcome प्रोड्यूसर का लियारी टाइटल town। कार्ड आता है और उसका नाम होता है राहुल गांधी। अब ये अपने आप में राहुल गांधी। एक आयरॉनिक ओह, डिटेल है क्योंकि देखो executive लियारी में producer। एंटर करते हुए राहुल गांधी का नाम आ रहा है। What is this suggestion bro? बट आई एम श्योर कि जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है उनका नाम राहुल गांधी है और ये डिटेल थोड़ी एक्सीडेंटल होगी ना ही डेलिबरेट। चैप्टर एक्सीडेंटल तो नहीं है यार, वो एक्सीडेंटल तो नहीं है। जो नाम है वो है द प्राइस ऑफ पीस। Yep. सो बेसिकली यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जब भी पीस को चूज किया है रादर देन अटैक्स और रिटेलिएशन तो उन्हें वो पीस मेंटेन करना बहुत भारी पड़ा है। इसीलिए इस चैप्टर में ये 2 टेररिस्ट अटैक्स दिखाए जाते हैं और इनमें जो टेररिस्ट है वो भी सेम होता है। अगर उसको उसी वक्त एग्जीक्यूट कर दिया होता तो शायद दूसरा अटैक होता ही नहीं। बेसिकली द फिल्म ट्राइज टू शो कि इन लोगों के साथ पीस प्रिवेल करके इंडिया को कुछ नहीं मिला था। अब इस प्लेन को देखो, यहाँ पे इंडियन एयरलाइंस लिखा हुआ है और ओरिजिनली भी रियलिटी में प्लेन पे इंडियन एयरलाइंस ही लिखा हुआ था और ये एयरलाइंस भी एयर इंडिया के अंडर ही आती थी। पर फिल्म में हमें जब प्लेन के अंदर के सीन्स दिखाए जाते हैं तो वहां पे अगर आप नोटिस करो तो जो ब्रोशर्स पड़े हैं फ्लाइट के वहां पे लिखा है सुहारिया एयरलाइंस। इसका मतलब ये हो सकता है कि जब ये लोग फिल्म बना रहे थे तब ऑफिशियल परमिशन नहीं मिली होगी इंडियन एयरलाइंस का नाम
यूज करने की। अच्छा तो उस वक्त इन्होंने इसका नाम सुहारा एयरलाइंस रखा होगा और बाद में जब परमिशन मिल गई तो इसको इंडियन एयरलाइंस कर दिया। पर इन डिटेल्स को ये चेंज करना भूल गए बिकॉज पीछे सब कुछ ब्लर्ड है और ये सब चीजें चेंज करना तब मुश्किल होता है। सो इस कैरेक्टर का पहला शॉट ही एक झूठ और मैनिपुलेशन वाले एंगल से शुरू होता है। इससे हमें बता दिया जाता है कि ये कैरेक्टर कभी भी कुछ भी झूठ बोल सकता है और बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। इन माय ओपिनियन दिस वाज अ परफेक्ट इंट्रोडक्शन फॉर जमील जमाली। अब ये जो डिटेल है ये स्क्रीन प्ले से रिलेटेड है तो ज़्यादा लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। जब हमजा जमील जमाली को ब्लैकमेल करता है और बताता है कि उसकी बेटी एक तरह से उसके पास किडनैप्ड है, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक फादर को अपनी डॉटर की सबसे ज़्यादा चिंता होनी चाहिए ना। तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो वो होनी चाहिए। पर यहाँ पे जमील जमाली का कैरेक्टर देखो आप, उसको पहले पॉलिटिकल करियर की चिंता है और फिर उसकी डॉटर की। यहाँ पे सीन देखो किस सीक्वेंस में ये बात बोलता है। अगर ये वीडियो बाहर आ गया ना तो मेरा करियर भी बर्बाद हो जाएगा और मेरी बेटी भी जान से जाएगी। It is a deliberately added dialogue to show us कि उसका कैरेक्टर किस तरह से पॉलिटिक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी मानता है और अपनी डॉटर को सेकेंडरी। अब इस सीन में जब हमजा रहमान डकैत को एडवाइस करता है कि वो अपने लोगों के साथ धोखा कर रहा है क्योंकि उनको वो गन्स बेच रहा है, तो यहाँ पे पहली बार रहमान और हमजा के बीच कॉन्ट्रडिक्शन होता है और रहमान कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा ट्रस्ट भी खो देता है। तभी वो उसे धक्का मार के अटैक करने लग जाता है और कहता है कि साले तू मुझे बताएगा, मुझे सिखाएगा मादर। तो बेसिकली हमजा के लिए सिचुएशन सही नहीं रहती है। अब उसने रहमान डकैत का ट्रस्ट थोड़ा बहुत तो खो दिया है। अब उसको फुल प्रूफ करने के लिए उसको आगे कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसकी लॉयल्टी पे कोई सवाल ना उठाए। सो इस सीन को यहाँ पे डेलिबरेटली डाला गया है क्योंकि आगे जो आने वाला चैप्टर है उसको एक मीनिंग मिल पाए। सो बात करते हैं चैप्टर द डेविल्स गार्डियन की। अब यहाँ पे जो पिछला सीन मैंने डिस्कस किया उसका आउटकम देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो द डेविल्स गार्डियन का मतलब है कि डेविल को भी गार्डियन की जरूरत पड़ती है। ही ऑल्सो नीड्स अ प्रोटेक्टर। और यहाँ पे डेविल रहमान डकैत है और गार्जियन हमजा है। सो जब रहमान डकैत को इनकाउंटर के लिए लेके जाया जा रहा होता है तो ये तो एक तरह से हमजा के लिए काफी सही बात है कि एक दुश्मन मरने वाला है, पर नहीं, रहमान डकैत और हमजा के बीच इससे पहले कॉन्ट्रडिक्शन हुई होती है तो एक ट्रस्ट का इशू है। तो इसलिए हमजा अपने मिशन के लॉन्ग रन फायदे के लिए यहाँ पे उसका गार्जियन बन जाता है। रहमान डकैत को बचा के वो अपनी लॉयल्टी प्रूव कर देता है। तो इसके बाद रहमान डकैत और उसकी गैंग उस पर कभी शक नहीं करेगी। इसीलिए इस चैप्टर का नाम द डेविल्स गार्डियन दिया गया है। अब बात करते हैं इस एप्पल खाने वाले कैरेक्टर की जिसका नाम लुल्ली है। आई एम सॉरी यार, क्या बोलूं, उसका एक तो नाम ही ऐसा रखा गया है। क्या नाम तो देखो है ये एप्पल खाता रहता है तो इसको हर सीन में एप्पल खाते हुए दिखाया जाता है। तो बेसिकली इस कैरेक्टर का एक सिग्नेचर स्टेप है और थोड़ा विलेनस दिखाने के लिए एप्पल खाते हुए दिखा दो तो थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर और भी लग जाता है। सो ये थोड़ी फन ट्रिविया होगी। अभी रिसेंटली जब OTT पे आने के बाद धुरंधर को जब सब ओवर एनालाइज कर रहे थे ना तो ये सीन दोबारा वायरल हुआ था और कहा जा रहा था कि उसने जानबूझ के आधा एप्पल इसलिए खाया क्योंकि आदित्य धर ने प्लान किया था। ये बेसिकली बताना चाह रहे थे कि धुरंधर की कहानी अभी आधी हुई है इसलिए उसने आधा एप्पल खाया। सो मैंने भी इस ओवर एग्जैजरेटेड ट्रेंड को फॉलो किया था और मैंने भी ट्वीट किया था कि इसने आधा एप्पल इसलिए खाया क्योंकि ये बाइसेक्सुअल है। He loves half of the men, half of the women. Shit. I'm just kidding basically. देखो on a serious note, एप्पल इस कैरेक्टर का एक सिग्नेचर पार्ट है और जब हमजा इसको मारता है ना तो उसके मुंह को भी वो एप्पल से ही बंद करता है। तो कहीं ना कहीं लाइफ केम फुल सर्कल फॉर लुली द कैरेक्टर। हमजा की पर्सनालिटी का एक सीन जिसमें वो कहीं ना कहीं अपनी एक पोएटिक साइड रिवील कर देता है जिससे उसके पास का भी पता चल जाता है। तो बेसिकली फ्लो में यालनी से कह देता है कि उसका पोएट्री में भी इंटरेस्ट था और वो इन 4 पोएट्स के नाम लेता है, मीर, फैज अहमद फैज, इकबाल, मिर्जा गालिब। अब ये बस मेरी पर्सनल थ्योरी है, किसी और ने शायद ये चीज नोटिस भी ना की हो। देखो वो ओरिजिनली पंजाब से है और मैं खुद पंजाब से हूँ और मैं भी पोइट्री में इंटरेस्ट रखता हूँ। सो अगर कोई पंजाब में पोइट्री करता है ना तो उन्हें इन 3-4 पोइट्स के बारे में तो डेफिनेटली पता होता है। सो इस सीन के थ्रू जसकीरत ने अपने बारे में एक ऐसा हिंट दे दिया हो जो उसकी अर्ली लाइफ से कनेक्टेड था, उसकी स्पाइंग लाइफ से नहीं। मगर शायरी का भी शौक रखता हूँ। मीर, फैज, इकबाल, गालिब। जब हमजा और एलिना इस मॉल में घूम रहे होते हैं तो ऑब्वियसली ये पाकिस्तान की कंट्री है और इसको पाकिस्तान के मॉल की तरह दिखाया जाता है। बट अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो इस स्टोर के अंदर सरस्वती भगवान की मूर्ति दिखाई देती है। ऑब्वियसली उतना कहाँ से दिखा भाई? लाइकली कि पाकिस्तान के किसी मॉल में सरस्वती माँ की मूर्ति ऐसे मिलती होगी। सो सिंस फिल्म इंडिया में शूट की गई है और पाकिस्तान की दिखाई गई है तो यहाँ पे प्रोडक्शन वालों से गलती हो गई है।
फिल्म के एंड में उतना हमें पता कैसे चलता है कि दिखेगा भाई, हमजा ये गलती भी कैसे माने, मतलब उतना थोड़ी दिखेगा, वो तो पूरा पूरा ब्लर है। तू इसे कैसे दिखा, मैं वो सोच रहा हूँ भाई, तुझे कैसे मिला वो डिटेल? वो तो मुझे भी नहीं दिख रहा, मैंने 2 आँख 4 आँखें हैं मेरे पे, फिर भी मुझे नहीं दिख रहा मेरे 4 आँखें होने पे। तुझे कैसे दिखा भाई? असली नाम जसकीरत सिंह जसकीरत रांगी सिंह है रांगी। और यही नाम कृति कुलारी के हस्बैंड का उरी में होता है। अब यहाँ पे हाँ। दोनों फिल्म्स का कोई कनेक्शन नहीं है। इट्स बेसिकली धर इज गिविंग अ होमाज टू हिज ओन फिल्म्स। पता नहीं क्यों बाकी क्रिएटर्स इस डिटेल को इतना हाइप कर रहे थे कि ऐसे कोई इन दोनों फिल्म्स का कोई यूनिवर्स बन रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। बेसिकली आदित्य धर इज गिविंग अ होमाज टू हिज ओन फिल्म और मे बी ही लाइक्स दिस नेम अ लॉट, दैट्स इट मेरे ओपिनियन में। तो अब ये डिटेल तो किसी ने नोटिस ही नहीं की होगी। जब हाँ, असलम जब- चौधरी की टास्क फोर्स बनती है तो उनके ऑफिस का एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है। अच्छा। और अगर आप ध्यान से देखो तो पंखों को इस शॉट में डेलिबरेटली दिखाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि बाद में जब हमजा और उसकी गैंग हाँ, टास्क फोर्स पंखों को में ही अटैक करेगी हाँ। तो सभी ऑफिसर्स को पंखे पे पंखे लटका पे दिया टंगा, जाएगा। हाँ, हाँ, बेसिकली ये हाँ। रूल ऑफ थंब होता है फोरशैडोइंग का। ये हर फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि अगर बाद में कोई इंपॉर्टेंट सीन इस लोकेशन पे आएगा तो ऑडियंस को पहले ही थोड़ा सा ग्लिम्स दे दिया जाता है कि यहाँ पे चीजें अच्छा। कैसी दिख रही हैं। इसकी वजह से व्यूअर्स आसानी से समझ जाते हैं कि उन लोगों के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि हमें समझ पहले गया। ही उन फैंस का शॉट दिखा दिया गया था, वरना उनको दिखाने की बेसिकली कोई जरूरत थी हाँ, ही नीचे नहीं। से भी शॉट लिया जा सकता था। अब ये रहमान डकैत की डिटेल भी काफी आयरॉनिक है। देखो रहमान डकैत और हमजा की पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? हॉस्पिटल में। और उनकी Yep. आखिरी मोमेंट कहाँ है? वो भी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। अच्छा। सो दिस इज आल्सो स्क्रीन प्ले डिटेल जो अच्छा भाई, ये जब सीन आया था ना, ये उनकी देखो, आखिरी मोमेंट कहाँ है? वो भी हॉस्पिटल में। ये देखो, ये जब सीन आया था मुझे तब लगा था भाई ये मरा नहीं है। मैंने बाद में रियलाइज किया अच्छा नहीं, ये सिर्फ सोच रहा है, हमजा सोच रहा है ये चीज। मैंने सोचा ये अभी तक जिंदा है, मैंने सोचा ये जिंदा कैसे हो सकता है, फिर 2-3 मिनट बाद पता चला कि नहीं, वो सोच रहा था वो चीज, मतलब मन में सो इमेजिन दिस इज कर आल्सो रहा था। स्क्रीन प्ले डिटेल जो सिनेफाइल्स को नोटिस करनी चाहिए। इस सीन में जब पहली बार हमजा इस चेयर को देखता है तो उजैर उसे बताता है कि ये सिर्फ एक गद्दी नहीं है, ये तख्त है जिसके लिए रहमान भाई ने बहुतों के अंदर सुराग किए हैं। बेसिकली बहुत लोगों को उन्होंने मारा है। ये सीन अब पूरी फिल्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमजा इनडायरेक्टली इसी तख्त पे पहुंचना चाहता है। इसलिए जब वो रहमान डकैत को मार देता है तो उसी चेयर पे बैठे हुए उसे दिखाया जा रहा है। ये वही चेयर है जिसपे एंड में हमजा बैठ के घर में घुस के मारेंगे वाला डायलॉग बोलता है। अच्छा, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा मारेगा भी। भी। धुरंधर के एम्बुश सीन में जहाँ रहमान डकैत रियलाइज करता है कि हमजा उसे धोखा दे रहा है तो उस सीन में बैकग्राउंड में ना दे दिल परदेसी नू गाना प्ले होने लग जाता है। अब इन लिरिक्स का मतलब भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अपना दिल किसी परदेसी को, मतलब बाहर वाले को मत ना दे, दो, हाँ। वरना तुझे रोज रोज रोना पड़ेगा। अच्छा। ये लाइंस पूरी तरह से सूट करती हैं रहमान डकैत और हमजा की सिचुएशन को। यहाँ पे हमजा परदेसी है जिसपे रहमान डकैत पूरी तरह से ट्रस्ट कर चुका है, एक तरह से अपना दिल दे चुका है। इसलिए ये सॉन्ग यहाँ पे प्लेस किया गया है। अच्छा। इसके बाद गाने में हनुमान काइंड के लिरिक्स आते हैं यप, और यप, वो यप। लाइंस तो और भी हार्ड हैं और उनके पीछे भी एक मीनिंग है। सो हिज लाइंस गो लाइक दिस: I'm a king far from a saint, they call me a bad man, that's a effing good thing. Okay, नहीं, so but sorry, गाना उसे में ही पड़ा। मनता But yes, ये भी रेफरेंस है हमजा के कैरेक्टर को। बेसिकली ये लाइंस कहती हैं कि yes, he is the king, चाहे दूसरे लोग उसे बुरा कहते हो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। Yep. और आगे जाके ये 3 लाइनें और भी इंपॉर्टेंट हैं। अब ये जो वर्स है ये हमजा की हिस्ट्री You know के my बारे में है, history. जहाँ लिरिक्स में रेफरेंस दिया गया है कि तुझे पता है कि मेरी हिस्ट्री क्या है, कि मैंने क्या 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 चीजें किया की था, हैं हाँ। और अब जो मैं कर रहा हूँ वो पहले से भी बुरा है। Yep. ये तो थे 2 लाइंस की मीनिंग। इसके बाद जो तीसरी लाइन है उसमें हेवी इज द हेड, ब्लेसिंग इज द कर्स। सो दिस मीन्स कि हमजा के लिए ये कर्स है, बिकॉज अच्छा। हमजा एक तरह से स्पाई तो है ही बट एक मर्सीलेस किलर भी है जिसको हाँ। यूज किया जा रहा है। ही वाज हाँ। ऑलरेडी अ जेल कॉन्विक्ट जिसकी पूरी लाइफ जेल में जाने वाली थी और वो मर भी जाता, बट अब जो वो यहाँ पे कर रहा है वो शायद उसके लिए उससे भी बुरा है। पर अब इस मिशन के लिए वो जेल से बाहर है। इट्स इन अ वे अ ब्लेसिंग, बट अब इस मिशन के लिए जो चीज मतलब हाँ, उसे एक नया लाइफ दिया गया है, एक ब्लेसिंग तो है बट वर्स तो है। देखो ये उसे करनी है, इट्स अ कर्स एज वेल, बिकॉज लोगों को मारना इतना आसान तो नहीं होता किसी के लिए भी। सो कहीं ना कहीं लिरिक्स के थ्रू हमजा की माइंड स्टेट को हमें बताया जा रहा है।
अब बात करते हैं 11वां सॉन्ग के लिरिक्स की, जिसको इरशाद कामिल ने लिखा है। अब जो इरशाद कामिल है वो सिर्फ स्टोरी से रिलेटेड लिरिक्स ही लिखते हैं, एंड ऑब्वियसली दिस इज द नंबर 1 क्वालिटी ऑफ अ गुड लिरिसिस्ट इन बॉलीवुड। एक लिरिसिस्ट को फिल्म की कहानी पता होनी चाहिए, जिससे वो सॉन्ग्स के लिरिक्स को अच्छे से फॉर्म कर पाए, उनमें कोई मीनिंग निकल पाए। तो इस गाने में जो लिरिक्स आते हैं कि तेरी मोहब्बत में जलना भी है और तुझसे बच के चलना भी है, सो दिस मीन्स कि हमजा को यलीना से प्यार भी करना है और छुपना भी है, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज अ स्पाई। फिर आगे जो लाइनें आती हैं, सॉरी क्या बोलते हैं अपना, हमजा इज पाकिस्तानी बट एलिना तो पाकिस्तानी है ना। मेरी जन्नत का क्या बोला मैंने अभी, मतलब हमजा स्पाई है, एलिना पाकिस्तानी है। हाँ मैंने यही बोला था ना पहले। रास्ता तू ही तू है। सो ये थ्योरी काफी पॉपुलर हो रही है कि कहीं ना कहीं यालिना की वजह से या यालिना को बचाने के लिए हमजा मर ना जाए। सो लेट्स सी कि पार्ट 2 में क्या होता है, बट इन दोनों की लव स्टोरी के अराउंड पार्ट 2 में तो कुछ बहुत ही सीरियस होगा। यप। ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आप सबको वीडियो पसंद। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया भाई, लाइक कर देते हैं। तुम्हें दिखा नहीं होगा मैंने लाइक किया, बट हाँ मैंने कर दिया है, यहाँ पे दिखेगा। हाँ मैंने कर दिया, देखो ठीक है भाई। जो भी बाद में देख रहे हो स्ट्रीम को बताना कि कैसा लगा स्ट्रीम, ठीक है।